आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, हम इन महाशय की बात करेंगे। जब भी यार इनका मैं आजकल चेहरा देखता हूँ, एक अभी मीम चली थी यार, गजब की एडिटिंग की थी। उसमें मोदी जी थे, राजनाथ सिंह थे और शी जिनपिंग थे। तो उसमें गाना चल रहा था, मेरे प्यार का रस कहीं चखड़ा, और वो ऐसी एडिटिंग की थी कि तीनों परफॉर्म कर रहे थे। बहुत कॉमेडी थी। लेकिन ये जो भोला भाला इंसान, ध्यान से दीजिए, देखिए इस शक्ल को। ये जो भोला भाला इंसान आपको दिख रहा है, शक्ल से देखिए कितने क्यूट होंगे। ये बचपन में बहुत क्यूट थे, एकदम गोल मटोल। लेकिन अब ये गोल मटोल तो हैं, क्यूट भी हैं, लेकिन खतरनाक उससे ज्यादा है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक है शी जिनपिंग। तो आज हम बात करेंगे कितने ज्यादा शी जिनपिंग खतरनाक हैं, और कि क्या ये दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हैं। बहुत सारी चीजों की मैं बात करूंगा दोस्तों। मैं प्रॉपर इंसाइट्स दूंगा। देखिए, ये सब जितने भी लेक्चर्स हैं, मैं कितनी सारी नॉलेज आपको दे देता हूं, आपको पता ही है। ढेर सारी चीजें बता देता हूं। इस लेक्चर में भी मैं वही करूंगा। तो हम ये भी केस स्टडी है एक तरीके से शी जिनपिंग पे। तो हम देखेंगे। लेकिन यार, उससे पहले चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दो। कल एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर आप बार बार बोलते हो सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मैंने किया, और अपने फैमिली मेंबर से भी करवा लिया। अरे बहुत बढ़िया यार, थैंक यू सो मच। देखिए, हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पता है कि एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। और इनफैक्ट हम लोगों को भी काफ़ी ऑफर्स आए थे स्पॉन्सरशिप्स के लिए ये। लेकिन हम लोग थोड़े एथिकल तरीके से आगे बढ़ते हैं। मोरालिटी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हम नहीं चाहते, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, वो इतना कुछ करके कोई कोर्स खरीद रहा है या कहीं पे टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो मुझे पता है उसकी कीमत क्या है। ठीक है। तो इसीलिए हम बिल्कुल एथिकल तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सारा का सारा फ्री कंटेंट है। तो हम बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इसको जितना ज्यादा आप आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, हमारा तो फायदा है ही, आपका दुगना फायदा है, क्योंकि हम फिर 4 गुना मोटिवेशन से काम करते हैं। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप 1 सेकंड लगेगा, बस सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। कमेंट बॉक्स ओपन है, बिल्कुल अपने व्यूज रखो। ओके। तो इसी अच्छे मैसेज के साथ हम शी जिनपिंग की बात करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, मैं इंस्टा पे आ गया हूं, ट्रैवल करने वाला हूं। मुझसे मिलना चाहते हो, 1 to 1 इंटरेक्शन करना चाहते हो, जो भी सवाल है वो पूछना चाहते हो, तो पहले आप इंस्टा पे फॉलो करो। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स दिए हुए हैं, हर जगह डालूंगा। मैं ट्विटर पे भी डालूंगा, मैं यहां पे भी फॉलो करो, ठीक है। तुरंत अभी इसी वक्त जाके फॉलो करो। बड़ा ही आपको मजा आएगा। हालांकि ट्विटर पे मैं इतना एक्टिव नहीं हूं, लेकिन अब एक्टिव होने वाला हूं। अच्छा, ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया ममालापुरम की तस्वीर, गुजरात में। मतलब गुजरात कह रहा हूँ, साउथ में। आपको पता ही है, मतलब शी जिनपिंग अभी जब भारत आए थे, ठीक है, 2 साल पहले, तो बड़ा अच्छा लगा था। नरेंद्र मोदी जी, शी जिनपिंग साथ में थे, दोनों ने बैठ के झूला झूला। अच्छा लग रहा था। शी जिनपिंग बड़े अपनी पत्नी के साथ आए थे, बहुत ही, है ना, क्यूटनेस ओवरलोडेड। और मोदी जी भी बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। ऑन दी अदर हैंड, बॉर्डर पे कुछ और ही चल रहा था। इधर डोकलाम इशू चल रहा था, इधर शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे थे। आपको बता दूं कि ये अब जो नया नया जो एरा है ना, इसमें युद्ध करने का तरीका बदल गया है। अब इसमें डायरेक्ट वॉर नहीं होगी। इसमें आपको पता है, पहली बात तो वॉर होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन इस तरीके से वॉर होगी कि एक तरफ आपको पता है कि चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है और भारतीय फोर्सेस भी उनसे लड़ रही हैं, और दूसरी तरफ यहां पे दोस्ती चल रही है डिप्लोमेटिक लेवल पे। क्योंकि चाइना को पता है कि वो अपना कारोबार बर्बाद नहीं कर सकता। शी जिनपिंग जब से आए हैं 2014 से, जब से उन्होंने कारोबार संभाला है 2013 से, तब से वो लगातार एक्टिव है। शी जिनपिंग एक्सपैंड कर रहे हैं। इससे पहले चाइना था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं था। जब से शी जिनपिंग आए हैं भाई, 2012-2013 के बाद से ही चाइनीज फोन ने भारतीय मार्केट पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, अभी हम इसके रीजंस की बात करेंगे। तो शी जिनपिंग जो है ना, वो भले ही आपको बहुत ही क्यूट, बहुत ही इनोसेंट लगते हो, लेकिन एक्चुअली में अंदर बहुत ही खतरनाक है। और मैं नहीं कह रहा हूं, इनके देश के लोग कहते हैं। कितने लोगों को तो इन्होंने मरवा दिया यार। उइगुर मुस्लिम के साथ चीन दुनिया को पाठ पढ़ाता रहता है। उइगुर मुस्लिम के डिटेंशन कैंप में जबरदस्ती भर रखा है। दोस्तों, आप जब कहानी पढ़ेंगे ना उनकी, ये पाकिस्तान जो है, ये दुनिया सबको बोलता रहता है कि भारत में मुस्लिमों के साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। ये बल्कि भारत में तो बहुत अच्छा होता है। हम लोग सब एकदम भाईचारा है यहाँ पे, ठीक है, कोई धर्म में ज्यादा अंतर करते नहीं है। चाइना में तो उइगुर मुस्लिम के साथ इतनी बुरी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है दोस्तों। उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लिटरली उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ठीक है, वहां पे बंद करके उनको उल्टी सीधी हरकतें करके बहुत बुरी हाल। 10 लाख उइगुर मुस्लिम को शिंजियांग में जाके डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया है। और वो बोलता है वो रिफॉर्मेशन कैंप है, हम तो उनको दोबारा से पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उनके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो चाइना का तो यही स्टाइल है। हालांकि आपको एक और चीज बता दूं, अक्सर लोगों को लगता है चाइना एक बहुत ही अथॉरिटेरियन। चाइना इज हाईली डेवलप्ड। चाइना बहुत ज्यादा डेवलप्ड है और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। जब आप चाइना जाएंगे, वहां के लोग इंडियंस को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बड़े खुश होते हैं, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। आपको पता है, देखिए चाइना और भारत के कल्चरल रिलेशंस भी हैं। चाइना और भारत में ये भी जंग है ना कि भाई कल्चरली कौन सुपीरियर है। भाई चाइनीज सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये दो सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। और एक तरीके से एंशियंट अगर हिस्ट्री की बात करें तो भारत और चाइना इंटेलेक्चुअलिटी में ये सबसे आगे थे। भाई चाइना से सिविल सर्विस शुरू हुआ, चाइना ने गन पाउडर बनाया, चाइना ने पेपर बनाया, सब कुछ चाइना से बहुत कुछ और भारत से भी बहुत कुछ आया। तो ये भी एक जंग है कि फिलोसफिकली कौन कितना ऊपर है। हम ज्यादा ज्ञानी हैं, हम ज्यादा ज्ञानी हैं, और ये इतिहास से चली आ रही है। हालांकि आपको बता दूं कि चाइना का इतिहास, मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री कवर की है, तो उसमें चाइना की हिस्ट्री, चाइना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं, मतलब जो कम्युनिज्म के लिए वॉर हुआ, चाइना का पूरा इतिहास मैंने कवर किया है। आप देखिएगा, 1 घंटे का सेशन है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूं, तो उसमें आपको चाइना के बारे में पता लग जाएगा। देखिए, मैं 1949 से पहले का वक्त इसमें कवर नहीं करूंगा, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। ठीक है, फिलहाल आपको बता देता हूं कि आपको पता है कि चाइना में मोनार्की है। अब चाइना ने जब मोनार्की है तो 18th 19th सेंचुरी तक क्या हुआ कि चाइना पे यूरोप हो गया, जापान हो गया, इन सब ने रूल किया, और ये बड़ा ह्यूमिलेटिंग पीरियड था क्योंकि चाइना सारे वॉर हारा। 19th सेंचुरी में चाइना सारे युद्ध हारा और चाइना बड़ा कमजोर हो गया। अब तब एक ऐसी पार्टी का उदय हुआ जिसका नाम था कोमिंटोंग। आपने नाम सुना होगा सन यात सेन का, जबरदस्त लीडर। वो कोमिंटोंग पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे और अल्टीमेटली 1913 आते आते मोनार्की को खत्म किया। अब एक जंग शुरू होगी, तभी कम्युनिस्ट पार्टी आ गई और कोमिंटोंग पार्टी, हालांकि कोमिंटोंग पार्टी के जो चियांग काइशेक थे वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 कट शॉर्ट, वर्ल्ड वॉर 2 सब कुछ होने के बावजूद जब कोमिंटोंग पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में लड़ाई हुई तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट पार्टी जीती। और 1949 में चाइना में कम्युनिज्म होना नहीं था, चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि माओ जेडोंग बीजिंग से लाल झंडा लहरा देंगे, और यही हुआ। और वहां से चाइना का एक नया इतिहास शुरू हो गया। और चाइना एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है, अगर आप चाइना में जाएंगे तो काफी जबरदस्त डेवलपमेंट है। भाई देखो, अथॉरिटी के कुछ ज्यादा डिसएडवांटेज और कुछ एडवांटेज भी है। ठीक है, एडवांटेज ये है कि भाई कुछ भी करे वो तो कोई रोकने वाला है नहीं। तो चाइना में जबरदस्त डेवलपमेंट है, ये भी एक बात है, क्योंकि चाइना में बाहरी हस्तक्षेप है नहीं। चाइना का खुद का बाइडू है, उनका खुद का अलीबाबा है, चाइना का सब कुछ का वी चैट है, उनका व्हाट्सएप व्हाट्सएप कुछ नहीं चलता वहां पे। ठीक है, तो इसीलिए चाइना जो है वो बहुत ज्यादा आगे भी बढ़ा। चाइना में के पास इतना ज्यादा पैसा है, इतना ज्यादा पैसा कि वो पूरी दुनिया भर में इन्वेस्ट करता रहता है, और यही चाइना की पावर का कारण था। बट क्या ऐसा था? बिल्कुल नहीं। हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं, 1949 से क्या हुआ। देखो, 1949 से लेकर 1975 तक चाइना बिल्कुल ऐसे गया। ठीक है, चाइना में डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था। अब आप बोलेंगे सर डेवलपमेंट नहीं था तो 1962 का चाइना वॉर कैसे जीत गया? उसके अलग कारण है। वो मिलिट्री मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना का काफी ताकतवर था, और हमारी थोड़ी सी लीडरशिप उस समय कमजोर पड़ गई थी, वो अलग चीज है। लेकिन देखो, माओ जेडोंग भले एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, माओ जेडोंग ने ही तो चाइना को बनाया ना, कम्युनिज्म माओ जेडोंग लेके आया 1949। लेकिन उनको इकोनॉमी का एबीसीडी नहीं पता था, माओ जेडोंग को कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने जो स्टील बनवाना और जो उनकी पॉलिसी थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ये सब बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। और माओ जेडोंग को तो उनकी पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर माओ जेडोंग आए और चाइना में कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। अब दोस्तों, यहीं पे शी जिनपिंग का उदय हुआ। शी जिनपिंग जो हैं वो 1953 में जन्मे थे। आपको बता दूं कि शी जिनपिंग के पिताजी वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के वन ऑफ द फाउंडिंग, यानी कि शी जिनपिंग एक चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। और उसके बाद शी जिनपिंग ने केमिकल इंजीनियरिंग की। फिर अब देखिए, अब पैरेलली चलिए, यहां पे कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हो गया चाइना में। कल्चरल रेवोल्यूशन में शी जिनपिंग के पिताजी को खत्म कर दिया गया, क्योंकि जब माओ जेडोंग को बाहर निकाला तो माओ जेडोंग ने क्या बोला कि ये जितने भी नई पार्टी मेंबर्स है ना, ये तुम्हारे कल्चर पे हमला कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कॉलेज स्टूडेंट, स्कूलों, बड़े बड़े लीडर्स को दौड़ा दौड़ा के मारा था, रोडों पे खून बहता था उस समय चाइना की, और ये काफी समय तक चला। अल्टीमेटली फिर माओ जेडोंग को लाया गया 1975 तक। देखिए, चाइना के अमेरिका से भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल नीचे गई। चाइना का जो फाउंडिंग फादर है, मतलब अगर मॉडर्न चाइना की बात करें, चाइना को इतना डेवलप करने में सबसे बड़ा हाथ है डेन जियाओपिंग का। डेन जियाओपिंग ने 1990 तक, 1976 से लेकर 1990 तक चाइना को एकदम आबाद कर दिया।
जो गरीब थे उनको घर दिया, उनको नौकरी दी। जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे भारत के इंटेलेक्चुअल्स बाहर चले जाते हैं, ठीक है, अब उसमें भारत की भी बहुत बड़ी गलती है, इसमें खाली उनकी गलती नहीं है, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन डेन ज़ाओपिंग ने उन सबको वापस बुलाया, सारे साइंटिस्ट वापस आओ, सारे इंटेलेक्चुअल्स वापस आओ चाइना के लिए। तो चाइना का डेवलपमेंट बहुत। दूसरी चीज ये है कि चाइना ने एग्रीकल्चर पे ध्यान देना शुरू किया, हमने सीधा मैन्युफैक्चरिंग पे। मैं आपको लगे हाथों देखिए पैरेलली आपको कंपेयर भी करवाता रहूंगा, ठीक है। हमने क्या किया ना, हमने एग्रीकल्चर को साइड में रख के ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे, तो उससे प्रॉब्लम देखो, एग्रीकल्चर जो है ना वो एक प्राइमरी सेक्टर है। आप पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी तो दूसरी सीढ़ी पे जाओगे, लेकिन अगर आप डायरेक्ट तीसरी चौथी सीढ़ी पे जाओगे तो आपका गिरना तय है। तो इसीलिए हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज्यादा ध्यान दिया। अब प्रॉब्लम ये होगी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ ही नहीं पाया है। चाइना ने ऑन दी अदर हैंड एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान दिया। भाई ये एक बहुत बड़ी जो अभी ऑन गोइंग प्रोटेस्ट चल रहा है ना, उसमें बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। चाइना ने पहले प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और उसके बाद एग्रीकल्चर को थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। और अगर प्राइमरी सेक्टर आगे बढ़ रहा है तो सब बढ़िया। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि चाइना अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने में कामयाब हो गया। 1990 के बाद दोस्तों जब डेन ज़ाओपिंग है तो जियांग जेमिन है, 1993 से 2003, फिर हु जिनताओ है। देखिए 1993 से लेकर 2019 तक सब कुछ बढ़िया, मतलब 16 साल में चाइना जो है वो इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। हु जिनताओ भी थोड़े एक लिबरल आदमी थे, तो वो भी चाइना को धीमे धीमे, अब इसी समय चाइना अमेरिका बहुत ज्यादा करीब आ गए। लेकिन दोस्तों यहां पे एक ऐसे इंसान का उदय हो रहा था बैकग्राउंड में जो चाइना को बदलने वाला था, वो था शी जिनपिंग। शी जिनपिंग उस समय तक 2009 के बाद शी जिनपिंग जो है वो सेक्रेटरी बने, जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है। अब सेक्रेटरी के बाद दोस्तों जब कम्युनिस्ट पार्टी के उन्होंने चेंजेस करना शुरू कर दिए। अब देखिए अमेरिका, तो पहले हम लोग कंपेयर कर लेते हैं, हमें काम करते हैं कि चाइना अभी की बात करें तो चाइना, अमेरिका और भारत को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखिए अगर यूएसए, एक तरफ हम यूएसए लिखते हैं, ठीक है, एक तरफ हम लिखते हैं इंडिया, एक तरफ लिखते हैं चाइना। तो अगर अमेरिका की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हम नॉमिनल जीडीपी की बात करेंगे तो 21.3, 21 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल जीडीपी जो है वो है, ठीक है। यानी कि जीडीपी पर कैपिटा लगभग $65,000। एनुअल ग्रोथ इसकी 2.2% से होती है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी। उसके बाद अगर भारत की बात करें, ध्यान दीजिएगा, भारत और चाइना को कंपेयर करिए और अमेरिका को कंपेयर करिए, ठीक है। मैं फिर से लिख देता हूं, ये है अमेरिका 21 ट्रिलियन डॉलर, ये ट्रिलियन है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इंडिया पे। इंडिया की बात करें तो फिर से समझिए 2.87 ट्रिलियन डॉलर नॉमिनल जीडीपी की बात है, ठीक है। हमारे पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है, $2100, ठीक है, ये वो एवरेज निकाला इसलिए। अब चाइना, चाइना की बात करें 14 ट्रिलियन डॉलर की। अब देखिए भारत की 2.81, चाइना की 14 ट्रिलियन डॉलर, और चाइना की एनुअल ग्रोथ 6.1%। भारत की एनुअल ग्रोथ भी बहुत बढ़िया है। अमेरिका की अगर एनुअल ग्रोथ की बात करें तो 2.2% है, इंडिया की एनुअल ग्रोथ की 4.2%, चाइना की एनुअल ग्रोथ है 6.6%। भारत पीछे नहीं है। इसका मतलब यही है कि आगे आने वाले समय में भारत और चाइना ही एक बहुत बड़ी पावर होंगे और 2050 में भारत एक सुपर पावर होगा। यह बिल्कुल सही बात है, लेकिन चाइना भी इक्वली खड़ा होगा। अमेरिका को भी वो 2028 में ये बताया गया था दोस्तों, अभी मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें ये था कि 2028 तक चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। पहले ये 2030 तक था, लेकिन अब 2 साल पहले खिसक गया है, ठीक है। तो चाइना के पास इतना ज्यादा पैसा है, भले ही अभी अमेरिका मोस्ट पावरफुल है, और अमेरिका का पावरफुल रहना जो है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में किसके कितना शेयर है, तो अमेरिका का 24% शेयर है, चाइना का 16% शेयर है। और ये जब जब से शी जिनपिंग आए हैं ना तब से ये और तेजी से बढ़ा है, ठीक है। 24% अमेरिका का शेयर है ग्लोबल इकोनॉमी में और 16% चाइना का है, इतना ज्यादा। तो अगर इन दोनों को मिला ले तो आधे से ज्यादा शेयर तो इन्हीं का ही है पूरी दुनिया में, यही बेचते हैं पूरी दुनिया को। तो ये चाइना है। अब इसमें शी जिनपिंग का क्या रोल है? शी जिनपिंग दोस्तों, देखिए शी जिनपिंग की बात करें तो ये 2012 में आ गए, ठीक है, 2012 में इन्होंने सत्ता संभाली और उसके बाद लगातार चाइना ग्रो कर रहा है। 2012 के बाद इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। देखिए वैसे भी चाइना ग्रो कर ही रहा था, लेकिन चाइना की जो इकोनॉमिक पावर है, शी जिनपिंग ने सीधा सीधा बोला है। शी जिनपिंग के प्लान्स क्या है मैं आपको बताता हूं। क्यों वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं? क्योंकि वो दो मोर्चों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, एक तो इकोनॉमिक बिजनेस पे और एक मिलिट्री।
और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि जो देश इकोनॉमिक्स पे और मिलिट्री पे, मतलब जिसके पास पैसा हो और एक प्रॉपर मिलिट्री हो, पावर भी हो, समझ ही सकते हो वो क्या तबाही मचा देगा। तो चाइना के पास जब से शी जिनपिंग आए, से पहले भी थे लेकिन अब ज्यादा है। शी जिनपिंग बता, 4 ऑब्जेक्टिव है शी जिनपिंग के। वो क्या बोल रहे हैं? चाइना के फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, मतलब पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, पूरी दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट करो। इसी से ही आपको समझ जाएगा कि चाइना कितने ज्यादा खतरनाक है शी जिनपिंग, और कितना ज्यादा पावरफुल है चाइना। शी जिनपिंग क्या करते हैं? चाइना में लो लेबर मिलता है, बहुत ही कम। दूसरे देश में अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो उसमें चाइना और भारत नंबर 1 पे। परचेजिंग पावर पैरिटी समझ रहे हो कि जैसे $1 में आप अमेरिका में कम खरीद पाएंगे, वहीं अगर आप डॉलर को 50 रुपए में, 70 रुपए में कन्वर्ट कर दो तो आप भारत में या चाइना में ज्यादा खरीद पाएंगे। उस करेंसी से आप कितना परचेज कर पा रहे हो उस देश में। तो अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना जो है, सॉरी शी जिनपिंग जो है, उनका यहां पे बहुत सस्ता लेबर मिलता है। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज चाइना में जाती है, भले ही वो अमेरिका में, जैसे एप्पल के फॉक्सकॉन हो गया, विंस्ट्रॉन हो गया। अभी विंस्ट्रॉन में देखिए कितना बड़ा बवाल भी हो गया, तो वो सब चाइना में है। ठीक है, ताइवान में है। तो हालांकि ताइवान चाइना का पार्ट नहीं है, लेकिन दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनी चाइना में, वो अपनी फैक्ट्री चाइना आउटसोर्सिंग करता है। चाइना बोलता है कि देखो तुम अपनी कंपनी चलाओ, लेकिन प्लांट हमारे सेटअप कर दो, हम तुमको उससे कम पैसे में जबरदस्त रिटर्न्स देंगे। और चाइना ऐसा करता है। तो चाइना में लेबर वेजेस बहुत ज्यादा कम है, वहां पे कम पैसे में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए चाइना की मैन पावर, चाइना की स्किल्स बहुत ज्यादा है, और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना में जाना पसंद करती हैं। यही तो डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा था, और इसीलिए अमेरिका से बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट है चाइना का। मतलब चाइना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। हालत खराब है भैया अमेरिका की इस समय। तो चाइना जो है, पहला तो ऑब्जेक्टिव ये हो गया कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, अब देखो जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज्यादा आपका फॉरेन रिजर्व भी तो बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो चाइना की जो करेंसी अरेंजमेंट भी, तो चाइना चाहता है कि वो रिजर्व करेंसी में शामिल हो जाए। हालांकि वो इतना आसान नहीं होगा, अभी भी रिजर्व करेंसी सबसे पावरफुल करेंसी डॉलर है। क्योंकि भाई अमेरिका जो है, अमेरिका का पावरफुल रहना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका एक डेमोक्रेसी है। चाइना का पावरफुल रहना खतरनाक हो सकता है क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है शी जिनपिंग का कि चाइना के लिए नए मार्केट्स बनाओ। अब इसमें हाई स्पीड रेल फर्म्स, सीमेंट, स्टील, मेटल स्पोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स। अब आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेटल। चाइना मेटल एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है। लैंथेनाइट मेटल्स को चाइना गजब तरीके से एक्सपोर्ट करता है। स्टील से पूरी दुनिया चलती है, इंडस्ट्रीज स्टील से ही चलती है। चाइना स्टील सीमेंट में भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, रेल फर्म्स में भी। यानी कि चाइना एक तरीके से दुनिया भर में प्रोजेक्ट्स लेता है। चाइना की कंपनीज जाती हैं, जैसे अभी भारत में क्या हुआ था, भारत में जो रेल प्रोजेक्ट्स था उसमें चाइना की कंपनीज आ गई। अब जब नीलामी होती है ना, तो यही चाइना की कंपनी, अब फिर से इसको कनेक्ट करिए, लेबर कॉस्ट वहां पे कम है, लोग कम पैसे में बढ़िया काम करते हैं, इसीलिए चाइना की कंपनी कम दाम लगाती हैं। तो भाई अगर 5 लोग बैठे हुए हैं, 5 फर्म्स बैठी हुई हैं, और वो किसी प्रोजेक्ट के लिए नीलामी लगा रही है, चाइना ने सबसे कम नीलामी, तो प्रोजेक्ट चाइना के पास जाएगा। चाइना का मानना यह है कि भाई ₹1 प्रॉफिट हो रहा है तो हम ₹1 भी प्रॉफिट ले लेंगे बजाय के ₹100 के। तो इसीलिए ये सिरदर्दी है पूरी दुनिया के लिए, इसीलिए चाइना खूब पैसा कमाता है। तो नए चाइना मार्केट्स बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद वेस्टर्न बॉर्डर को स्टेबलाइज करो। ये तीसरा विजन है, तीसरा प्रोजेक्ट। वेस्ट हमारे ऊपर इतना चढ़ के ना बैठे। और चौथा, साउथ चाइना सी। देखिए चाइना अजीबोगरीब क्लेम्स करता है, कभी साउथ चाइना सी को अपना बताएगा, कभी कुछ मेनलैंड्स को अपना बताएगा, सिर्फ चाइना लगा है तो वो हमारा है। ये इसलिए कह रहा है ना, देखो चाइना की आंखें इसलिए इतनी खुली हुई हैं क्योंकि भाई जहां पे रिसोर्सेज, अब साउथ चाइना सी में भर भर के रिसोर्सेज हैं, वहां पे अनटैप्ड रिसोर्सेज है, वहां पे ऑयल है, वहां पे गैस है। तो इसीलिए चाइना बोलता है ये पूरा एरिया हमारा है, जिसकी वजह से जापान, वियतनाम, फिलीपींस उससे खार खाए हुए बैठे हैं। अब देखो बेटा, जापान अभी बिल्कुल शांत है, लेकिन जिस दिन जापान जगा वो बैंड बजा देगा। जापान की केस स्टडी मैं किसी दिन आपको बताऊंगा, लेकिन गुस्से में तो है ही है जापान। ठीक है, क्योंकि चाइना, साउथ चाइना सी, तो ये 4। और फिर यहां पे ये शी जिनपिंग ने ये भी बोला है, देखिए कोविड-19 आया और हमको पता है कि ये बेसिकली वुहान से आया, चाइना से आया। 1% रिग्रेट नहीं है शी जिनपिंग को, चाइना की वजह से हम सब सफर कर रहे हैं। बल्कि वो तो भारत की तरफ आपने देखा कि कितना ज्यादा उनका एग्रेसिव स्टांस रहा है। ठीक है, इतना ज्यादा। अब हम थोड़ा सा इकोनॉमिक, जैसे अभी आपने 4 प्रोजेक्ट्स देख लिए,
ठीक है, थोड़ा इकोनॉमिक एस्पेक्ट की और बात कर लेते हैं। चाइना के एक्सपोर्ट की बात करें तो आप हैरान हो जाएंगे। देखिए, 1 बिलियन होता है 100 करोड़, 1 ट्रिलियन होता है 1 लाख करोड़, 10⁻³ 10⁻6 10⁻9, ये याद रखिए। ये होता है मिलियन, ये होता है आपका बिलियन, सॉरी 10⁻6 10⁻9 10⁻12, ठीक है। ये मिलियन, ये बिलियन और ये आपका ट्रिलियन, ऐसे ही चलता है। तो अगर हम बात करते हैं चाइना की, तो चाइना का एक्सपोर्ट पता है कितना था 2019 में? 2018 में चाइना ने $2.5 ट्रिलियन का तो एक्सपोर्ट किया है, लेकिन इंपोर्ट भी उतना ही करता है, $2.1 ट्रिलियन। वहीं अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो दूसरे नंबर पे $2.3 ट्रिलियन और $1.7 ट्रिलियन जो है वो अमेरिका है। और इंपोर्ट की बात करें तो चाइना उसमें भी हम देखते हैं कि थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। लेकिन दोस्तों, चाइना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, स्पेशली मेटल्स, निकल हो गया, कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब चाइना जो है वो बहुत जबरदस्त तरीके से एक्सपोर्ट करता है। तो इसीलिए ये सारे फैक्टर्स अगर आप देखें तो चाइना के पास बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर्स रिजर्व में है, उसके पास फालतू पैसा पड़ा हुआ है, पूरी दुनिया में इन्वेस्ट करते हुए घूमता है। जैसे चाइना अभी आपको पता ही है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, भारत की इधर साइड बनाने में कामयाब नहीं हुआ है। श्रीलंका में उसने पूरा का पूरा, श्रीलंका में वहां पे स्टेक है। चाइना जो है, अगर पॉलिटिक्स लेवल की बात करें तो शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं? शी जिनपिंग जो है वो दुनिया भर की पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहे हैं। नेपाल में कम्युनिज्म आ गया, केपी ओली है, तो वहां पे चाइना, उनकी भी पॉलिटिक्स, भाई भारत नेपाल जन्मों जन्मों के साथी हैं। असली हिंदू राष्ट्र तो एक समय नेपाल को माना जाता था, वहां के राजा बोलते थे, लेकिन चाइना जो है वहां पे भी हस्तक्षेप कर रहा है। चाइना जो है अफ्रीका में, आपको पता है वुहान से वायरस आया ये, और इसको कोविड-19 क्यों नाम दिया गया? टेड्रोस आधानोम की बदौलत। टेड्रोस आधानोम डब्ल्यूएचओ के चीफ है और काफी इनका क्रिटिसिज्म भी हुआ। ये आते हैं इथियोपिया से, और चाइना ने इथियोपिया में भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। तभी हम देख रहे हैं कि टेड्रोस आधानोम ने चाइनीज वायरस ना बोल के, बल्कि ज्यादातर वायरस जो होते हैं ना वो उन जगह के नाम पे होते हैं, ठीक है। सार्स देख लीजिए, मर्स देख लीजिए, वो जगह के नाम पे है, लेकिन यहां पे चाइना से वो ओरिजिनेट, लेकिन उसके बावजूद कोविड-19। तो चाइना में अफ्रीका में भी इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वहां पे भी क्या पता उनके मिलिट्री बेस। और पाकिस्तान को आपको पता ही है, पाकिस्तान पे चाइना की पाकिस्तान पे इतनी ज्यादा पकड़ है, अगर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया तो चाइना पूरी तरीके से पाकिस्तान को टेक ओवर कर सकता है। यह बिल्कुल सच बात है, ठीक है। ग्वादर पोर्ट जो चाइना बना रहा है, लीज पे दे दिया है चाइना को, और बहुत बुरी, पाकिस्तान के लोग भी बोल रहे हैं, एक्सपर्ट्स भी बोल रहे हैं कि भैया चाइना को काउंटर करो वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया में भी चाइना का दबदबा है, क्या आपको पता है? ऑस्ट्रेलिया में भी भर भर के इन्वेस्टमेंट, और जितनी भी ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज हैं, चाइना का हाथ। इकोनॉमिक पावर में तो चाइना नंबर 1 बन ही रहा है, साथ ही साथ मिलिट्री पावर में भी नंबर 1 बन रहा है। ये है। चलो मैं आगे बढ़ता हूं यार, बहुत टाइम से ये हो रहा है। आप ये देख रहे हो, इंडिया में भी, इवन इंडिया में भी, इंडिया की तो बात ही, आपको बता दूं कि हमारे जो मोबाइल मार्केट 80% चाइना का कब्जा है, जो फार्मास्यूटिकल्स है 60%, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ऐसी 60-70%, लगभग हर सेक्टर में, इनफैक्ट हर कंपनी में आपको चाइना का स्टेक मिलेगा। इससे ज्यादा मुझे बोलने की, आप सर्च कर लीजिए, ये पूरा डेटा है। मैं विदाउट डेटा आपसे कुछ बात नहीं करूंगा, हवाई बात नहीं है। मैं दिन भर पढ़ता रहता हूं क्वालिटी कंटेंट, तो वो बकायदा पूरा डेटा है, आप चेक कर सकते हैं चाहे तो, हर जगह। तो ये बहुत खतरनाक बात है, समझ रहे? उसके बाद शी जिनपिंग जो है वो अत्यंत अथॉरिटेरियन है, ठीक है। ये तो हमने इकोनॉमिक और मिलिट्री की बात कर ली। शी जिनपिंग इतनी ज्यादा उनकी अथॉरिटी है, वो तो सीधा अपने राइवल्स को मरवा देते हैं, है ना। जैक मा ने जरा सा बोला, जैक मा गायब है, क्या हुआ उनको? जमीन निकल गई, आसमान निकल गया। हालांकि अली बाबा ने बोला है कि वो छुट्टी पे है, फलाना धमाका, लेकिन मुझे नहीं लगता ये छुट्टी उनको तभी लेनी थी जब उन्होंने शी जिनपिंग को भर भर के कोसा, तभी गायब हो गए वो 2 महीने के लिए। शी जिनपिंग अपने पॉलिटिकल राइवल्स को मरवा देते हैं, आपको पता है, ऐसा कई बार हुआ है। पीपल्स आर्म्ड फोर्सेस कमांडर इन चीफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी के बन गए हैं। माओ जेडोंग की भी देखिए कलेक्टिव लीडरशिप होती है ना। अगर आप एक देश के प्रधानमंत्री हो तो वो आप नहीं देखोगे, वो 10-15 लोग देखते हैं। कलेक्टिव लीडरशिप बढ़ती है। लेकिन शी जिनपिंग ने पूरी जो सत्ता वो अपने पास कर लिया, मतलब वही सर्वे सर्वा है। अब ऐसा कभी भी चाइना में नहीं हुआ। माओ जेडोंग जो कि इतने बड़े रेवोल्यूशनरी थे, उसके बावजूद उन्होंने कलेक्टिव लीडरशिप पर विश्वास किया, तब भी उन्होंने जू इनलाई और ल्यू शाओकी
जो इन लोगों को पता ही है, प्रधानमंत्री थे, प्रीमियर, वहां पे प्रधानमंत्री नहीं होती है चाइना में, प्रीमियर बोला जाता है। तो जो इन लोगों की वजह से ही 1962 और बहुत ही दोगला इंसान, एनीवे ये अलग, इसकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देखिएगा। तो लीडरशिप पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन यहां पे कोई लीडरशिप पे ध्यान नहीं देते हैं शी जिनपिंग, उन्हीं की अथॉरिटी चलती है। आगे देखते हैं, ये देखिए 2018 में इन्होंने 2 टर्म लिमिट भी हटा दी। ठीक है, चाइना में 2 टर्म तक ही आप राष्ट्रपति बन सकते थे, वो तक हटा दिया। आप शी जिनपिंग अनगिनत टाइम तक राष्ट्रपति बन सकते हैं, जब उनका मन होगा तब हटेंगे। यहां तक कॉन्स्टिट्यूशन में शी जिनपिंग थॉट, ये तो भाई पूरी हिटलरगिरी हो गई कि जो मैं चाहूंगा वही होगा। एक इंसान के पास ताकत है, ध्यान दीजिएगा, एक इंसान के पास यहां पे ताकत है। तो पॉलिटिकल पावर चाइना के पास जो है वो पूरी शी जिनपिंग के पास है। तो इसीलिए ये जो पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर है, ये अब देखिए, शी जिनपिंग एक थ्रेट, यस इट इज अ थ्रेट, बट अपने देश के लिए भी थ्रेट है। वहां पे लोग भी परेशान हैं। देखिए, चाइना में विद्रोह अब हो सकता है, क्योंकि चाइना के लोग भी जिस तरीके से शी जिनपिंग बर्ताव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहां के लोगों को परेशानी नहीं होगी? कॉन्फ्यूशियस, जहां से चाइना, कॉन्फ्यूशियस हो गया, लाउजू हो गया, इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स निकले जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का पाठ पढ़ाया, भाई अभी भी वो चाइनीज ब्लड में है। ठीक है, चाइनीज ब्लड में अभी भी कॉन्फ्यूशियस की टीचिंग्स है, तभी तो अभी तक विद्रोह नहीं हुआ है। रशिया होता ना तो उठा के फेंक दिया होता अभी तक, या कोई और देश होता। ठीक है, तो चाइना में क्या है ना, चाइना के लोग भी अब परेशान होने लगे हैं। वहां के अंदर की लीडरशिप देखिए, लीडरशिप में हर कोई खराब नहीं होता। आपको जान के हैरानी होगी कि हिटलर में भी, जर्मनी में भी जो लीडरशिप थी उसमें हर कोई खराब नहीं था। 60 to 70% लोग वहां पे हिटलर के अगेंस्ट ही थे, लेकिन हिटलर को जरा सा भी विद्रोह होता ना, वो उनको मरवा देता था। उससे ज्यादा बार हिटलर को मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो हर अटेम्प्ट को सर्वाइव कर गया। यही शी जिनपिंग के साथ भी है। शी जिनपिंग के भी कैबिनेट में, जो वहां की उनकी मिनिस्ट्री है, उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं जो शी जिनपिंग बात से इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, लेकिन बोले कौन? क्योंकि शी जिनपिंग सीधा उड़ा देते हैं। अभी भाई वहां की कौन, मैं भूल गया, उनको भागना पड़ा था अमेरिका, और अमेरिका में जाके उन्होंने बताया कि जो लीडरशिप है वो अंदर से बिल्कुल खोखली है, हिली हुई है। यहां पे शी जिनपिंग के पास ही पूरी अथॉरिटी है, तो अपने देश के लिए भी वो खतरा है। अब आप देख ही सकते हैं, हांगकांग में प्रोटेस्ट हुआ, ताइवान में कैसा। तो यहां पे जो शी जिनपिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अथॉरिटी अपनी जमा रहे हैं, इट इज नॉट गुड। क्या अब इसको, सबसे बड़ा सवाल, क्या इसको काउंटर कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, इंडिया का अब स्टांस क्लियर है, चाइना वॉर में तो जाएगा नहीं, क्योंकि अब देखिए वॉर बदल गए, वॉर के मायने बदल गए हैं। एक फ्रंट पे वॉर होगा, दूसरे फ्रंट पे दोस्ती होगी, क्योंकि यहां पे पूरी दुनिया ना इकोनॉमिकली कनेक्टेड है। पूरी दुनिया का एक दूसरे से बिजनेस चल रहा है। चाइना का तो बिजनेस, भारत अगर जिस दिन भारत बोल देगा कि ले जाओ अपनी दुकान, बोरिया बिस्तर बोरिया बिस्तर सब समेट के अपना निकलो चाइना पहली फुर्सत में, तो उसके बाद फिर चाइना को खुद पता है कि बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि भारत दुनिया भर के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। तो चाइना को यह पता है। हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को बेहतरीन बना सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं, धीमे धीमे चाइनीज स्टेक्स को खत्म करें। क्योंकि दोस्तों, चाइना में बहुत दिक्कतें भी हैं। आपको पता नहीं है कि चाइना में इस समय यंग पॉपुलेशन नहीं है। चाइना की आर्मी ऑन पेपर बहुत ही ताकतवर है, लेकिन एक्चुअली में वो उतनी ताकतवर है ही नहीं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। ठीक है, यंग पॉपुलेशन की चाइना में बहुत ज्यादा कमी है, ऊपर से लोग भी चाइना के, तो चाइना को भी, और पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ है। अमेरिका तो है ही, ट्रेड वॉर तो चल ही रहा है, साथ ही साथ यूरोप, जिस तरीके से कोविड-19 में चाइना ने सलूक किया है ना, ज्यादातर पावरफुल देश चाइना के खिलाफ हो गए हैं। ये बिल्कुल सच बात है। और अभी तो ब्राजील ने भी बोल दिया है कि चाइना की जो वैक्सीन वो हमने जो चाइना से ली थी, वो खाली 50% इफेक्टिव निकली। तो यहां पे दोस्तों हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ। भारत के लिए अच्छी बात यह है कि भारत के साथ पूरी दुनिया है। क्वाड इनिशिएटिव, जापान भारत का बहुत अच्छा दोस्त, इजराइल, क्वाड में आपको पता ही है कि जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये एक नया इनिशिएटिव है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज भारत के साथ है, वो चाइना से बिल्कुल चिढ़ते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी पे चाइना अपना आधिपत्य जमाता है। तो हमारे पास दोस्त बहुत ज्यादा है और चाइना अकेला है, ये बहुत जबरदस्त बात है। ठीक है, अब शी जिनपिंग को ये करना चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स करें। ठीक है, बढ़िया अच्छे अमन चैन की बातें करें, लेकिन ऐसा वो करने वाले हैं नहीं। भारत को ये करना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके वो अपनी इकोनॉमिक पावर बढ़ाए, अपने स्किल्स बढ़ाए, मैन पावर बढ़ाए, और हम ये धीमे धीमे कर रहे हैं। तो वही मैंने बताया कि जहां भारत 4.2% एनुअल ग्रोथ से आगे बढ़ रहा है, चाइना 6.6%, बहुत अच्छी। एक समय भारत और चाइना, ये हो सकता है भारत चाइना को बहुत पीछे भी छोड़ दे, लेकिन ये डिपेंड करेगा हमारी लीडरशिप से। जब भी भारत साथ में आगे बढ़ा है, तो हमेशा हमने पूरी दुनिया को डोमिनेट नहीं, मतलब
पूरी दुनिया पे एक लीड किया हमने पूरी दुनिया को। लेकिन जब भी भारत में दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, नफरत फैलाई गई है, जाति धर्म इन सब की वजह से, तो हम हमेशा टूटे हैं। तो हमको हमेशा एक साथ आगे बढ़ना है, बस यही लास्ट में मैसेज देना चाहूंगा। तो इसलिए शी जिनपिंग इतने ज्यादा खतरनाक है। आई होप आप समझे होंगे, लेक्चर आपको समझ में आया होगा, प्रॉपर इंसाइट थी ये। तो अगर आप इस तरीके के और लेक्चर्स चाहते हैं, केस स्टडी चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मुझे सोशल मीडिया पे बताएं और सोशल मीडिया पे मुझे जरूर फॉलो करें। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ग्लोस पे मिल जाएगी। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।